हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह। चलिए आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटीटीएम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वन शॉट वीडियो अभी जावा फंडामेंटल्स पे डाला था, जो आप लोगों ने काफ़ी देखा भी है। तो अब नेक्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे यूनिट 4। इसके अलावा फिर यूनिट 1 और यूनिट 2 रह जाएगा, जो मैं कल के डेट में फाइनल कर दूंगा। आने वाले वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं यूनिट 4 के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि यूनिट 4 कितना इंपॉर्टेंट रखता है और आपके आने वाले एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं cbseacademic.nic.in साइट्स को खोलता हूँ। यहाँ स्किल एजुकेशन पे जाके सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेता हूँ और लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर को एक बार चेक करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेट आइडिया मिलेगा कि इस यूनिट का वेटेज कितना है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस यूनिट में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। 26 क्वेश्चन आंसर करने हैं और आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस यूनिट से। 2 मार्क्स के भी एक यूनिट के एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 3 नंबर के भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर करना है 3 मार्क्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे डेटाबेस कंसेप्ट, माईस्क्ल और डीएमए, इसमें से किसी भी 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, तो 3 2 5 1 6 3 क्वेश्चंस आते हैं और 6 मार्क्स का वेटेज लेके ये बैठा हुआ है। और काफ़ी इजी सा चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर्स में स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बात किया था और आपने जावा के बारे में भी बात कर लिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सीक्वल कमांड्स होते हैं, जिसकी मदद से हम टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन और डीडीएल कमांड्स की मदद से हम टेबल क्रिएट करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को सेलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को मॉडिफाई करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो इन सब के बारे में आपने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा है यहाँ पे। आइए जरा देखते हैं इस चैप्टर में कि वो वर्क एरियाज, मतलब वो वर्क एरिया जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम यूज करते हैं। साथ ही साथ एक शॉपिंग एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, जहाँ पे आप डीबीएमएस और जावा के कंसेप्ट्स को यूज करके उसको डेवलप करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें वो जानना है कि वो पोटेंशियल वर्क एरियाज जहाँ पे डीबीएमएस सिस्टम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, मीन्स एप्लीकेशन एरिया वेयर वी आर यूजिंग द डीबीएमएस एज अ डोमेन दैट प्रोवाइड। जनरली डीबीएमएस का यूज होता क्या है? देखो, डीबीएमएस जनरली हमारे लिए क्या है कि स्टोरेज रिट्राइवल सिस्टम्स है, एक रिपोजिटरी सिस्टम्स है जहाँ आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। It is going to provide you efficient storage system and fast retrieval of data. तो DBMS का जो एडवांटेज है वो यही हमें मिल रहा होता है। Now there are few domains where database management systems are used, DBMS applications are used like this in a education. अगर if we are going to talk about the education, here the informations about the student details, marks and results are going to be stored inside the database. It's not only about the student informations, because if you are talking about the education, so there are so many faculties are there are so many other details are also there. So it is also help us to store the informations regarding the faculty and staff member. तो उनकी इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज के अंदर में बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल्स हो गया, डिपार्टमेंटल डिटेल हो गया, जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है उसका डिटेल हो जाएगा, है ना, स्टॉक मेंटेनेंस हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का डिटेल भी यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, तो आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द यूजेज ऑफ द डीबीएमएस एप्लीकेशंस इन अ एजुकेशन सेक्टर। राइट द यूजेज ऑफ द डीबीएमएस एप्लीकेशन इन बैंकिंग सेक्टर्स। तो इस 3 में से कोई 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो आपको क्या बताना है? स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्कूल स्टूडेंट, related to the faculty, related to the infrastructure, related to the department, related to the course, related to the fee, etc. 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 उसके बाद अगर हम दूसरा डोमेन बात करते हैं, तो द सेकंड डोमेन इज द बैंकिंग सेक्टर। जब यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स, तो हियर यू कम टू नो कि बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है। जनरली बैंक में हम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को रखते हैं। कस्टमर्स यानी कि कस्टमर्स के अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। अब जब हम कस्टमर की बात करते हैं, तो कस्टमर्स के पर्सनल डिटेल्स भी होते हैं, जहाँ पे उसका एड्रेस, एज, पैन कार्ड, ऑक्यूपेशंस, कॉन्टैक्ट नंबर्स होता है। साथ ही साथ हम उस कस्टमर के अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को रखते हैं। अब अकाउंट्स वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, लोन अकाउंट्स हो सकते हैं, तो उनके इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है।
उसके बाद रिगार्डिंग द डेली ट्रांजैक्शंस होता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है डेली, कितने किसी ने विड्रॉ किया, कितने डिपॉजिट किया, किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया, किसी ने सेविंग अकाउंट ओपन करवाए, तो ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। एज वेल एज जस्ट लाइक अ कस्टमर इंफॉर्मेशन वी हैव ऑल्सो मेंशन द एम्प्लॉय डिटेल्स। हम एम्प्लॉय की भी डिटेल्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी सैलरी, उसके लीव, उसके ज्वाइनिंग डेट, उसके रिटायरमेंट ईयर, ये सारे इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस बैंकिंग सेक्शन में क्या है, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स एंड अबाउट द एम्प्लॉयज। हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर में भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, डेली के बेस पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना होता है। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू द पेशेंट। जब एक पेशेंट की बात करते हैं तो उसके पर्सनल डिटेल्स आते हैं, उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स आते हैं, उसके हॉस्पिटलाइजेशन डेट आता है, उसके हॉस्पिटलाइजेशन डेटा हो सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ मेंबर्स, रूम, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल सेक्टर्स में स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ फील्ड दिख रहा होता है तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर में। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे क्या होगा, देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, देयर आर सो मेनी सर्विसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो उन सारे डिटेल्स को रखने का काम होता है। जैसे मान लो आपका वोटर कार्ड हो गया तो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, जितने भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस से रिलेटेड इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हाउस टैक्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, डेट एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ स्टोर किए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होते हैं, तो वहां भी स्टोरेज। कंपनीज की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज, तो एज पर द नेचर ऑफ द कंपनी उनके इंफॉर्मेशन होते हैं। बट जनरली अगर देखा जाए तो हर कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय मिलेगा, कंपनी का खुद का इंफॉर्मेशन होगा, उसके एम्प्लॉय का डिटेल्स होगा, उसके एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन होंगे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स हैंडेड बाय द कंपनी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही होगी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अगर ई कॉमर्स कंपनी की हम बात करें तो ई कॉमर्स कंपनी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ई कॉमर्स कंपनी में प्रोडक्ट का डिटेल्स हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट का सेलर कौन है, प्रोडक्ट कब बना था, कब बिका था, क्या क्वालिटीज है उसके अंदर में, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन। अब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वी सपोज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो, क्योंकि सेलर का आपने इंफॉर्मेशन रख लिया तो बायर का भी तो इंफॉर्मेशन रखेंगे, और बायर कौन है, कस्टमर्स हैं, आप हैं, हम हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन, कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसके ऑर्डर्स, उसके ऑर्डर का रिकॉर्ड, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किया जाता है। एयरलाइन सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो एयरलाइन सिस्टम्स में आपको फ्लाइट के डिटेल्स हो गए, फ्लाइट का अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फेयर्स, पैसेंजर कैपेसिटी, नंबर ऑफ बुकिंग्स, ये इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ ट्रैक ऑफ द ऑनलाइन और ऑफलाइन रिजर्वेशंस का भी रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। तो मेन तो यहाँ रिजर्वेशन हो गया। रिजर्वेशन की जब हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन बताने के लिए आपको फ्लाइट की भी डिटेल तो रखनी पड़ेगी कि कितने सारे फ्लाइट हैं, हर फ्लाइट में कितने सीट हैं, उस सीट का प्राइस क्या है, कॉस्टिंग क्या आएगा, तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्टोर। रेलवेज की बात करें तो रेलवेज के अंदर भी जस्ट लाइक एयरलाइन ओनली कि यहाँ पे ट्रेन के डिटेल्स होते हैं, ट्रेन का नाम होता है, ट्रेन में कितने कोचेज होते हैं, ट्रेन का किस किस स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ बुकिंग्स क्या होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद पैसेंजर्स के रिजर्वेशंस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जब आप रिजर्वेशंस की बात करते हैं तो फिर कस्टमर्स की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ वी आर गोइंग टू यूज द स्टोरेज सिस्टम, यानी कि डेटाबेस का जो हम यूज करते हैं, communication regarding the informations about the communication network, customer, call record, their bills, storing information about the plan offered by the company, plan subscribed by the customers, users, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे रखा जाता है। होटल्स की बात करें तो होटल के अंदर में क्या है, जो आपके होटल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, होटल्स में रूम कितने हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज, उसके प्राइस कितने हैं, फिर कस्टमर के इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गेस्ट का चेक इन चेकआउट है ना, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, रूम नंबर अलॉटेड है ना, बुक एंड अवेलेबल रूम्स का रिकॉर्ड हो गया, रिगार्डिंग द होटल स्टाफ, मेनू आइटम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। नाउ एज यू अंडरस्टैंड कि देखो बहुत सारे डोमेन हैं जहाँ पे डेटाबेस का डेटाबेस एप्लीकेशंस है, मतलब यूजेज ऑफ डेटाबेस है, बिना डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी इतना, देखो आप मैनुअल कर सकते हो बट आपके इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी इतना ज्यादा होती है तो उसे प्रोसेसिंग करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो हमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है।
Now there are various applications mentions above mentions work area can be developed to cater their respective needs. जैसे कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो गया जहाँ पे स्कूल से रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड सारा मैनेजमेंट फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी मिलेगी, एडमिशंस का डिटेल हो गया, इंक्वायरी का डिटेल हो गया, एग्जामिनेशन सिस्टम का डिटेल हो गया, स्टॉक का डिटेल हो गया, लाइब्रेरी का डिटेल हो गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डिटेल हो गया, फी अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन हो गया, तो बहुत स्पोर्ट्स इवेंट्स के हो गए, तो बहुत सारे इवेंट्स की इंफॉर्मेशन उसके अंदर में रखे जाते हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन एप्लीकेशन जो एयरलाइन, रेलवेज, बसेज, मूवी, होटल्स, इन सभी जगहों पे यूज हो सकता है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और टेस्ट से रिलेटेड भी एप्लीकेशंस आप डिजाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो सकता है जो कंप्लीट हॉस्पिटल सिस्टम्स को ऑटोमेटिक सिस्टम्स की ओर लेके जाएगा, पेशेंट्स बुकिंग करेगा, कस्टमर से ओपीडी की बुकिंग करेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा, टाइम लेगा, उसको अलॉटमेंट दिया जाएगा, उसका टेस्ट होंगे, टेस्ट के रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, तो ये सारे इंफॉर्मेशन। कंपनी मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जो कंपनी के मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है। बैंक मैनेजमेंट जो बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है। शॉपिंग एप्लीकेशन जो शॉपिंग में आपकी हेल्प करता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को कार्ट में डाल सकते हो, फिर आप ऑर्डर दे सकते हो, आप पेमेंट करोगे उसका, फिर आपकी ऑर्डर की डिलीवरी। बिल पेमेंट एंड बिल जनरेशन एप्लीकेशंस हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गया, रियल एस्टेट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल एप्लीकेशंस हो गया, शॉप मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गया, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गया, टेलीकॉम मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गया, इंश्योरेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे डेटाबेस एज अ बैक एंड एंड जावा एज अ फ्रंट एंड यूज होता है। Now there is a one case studies given in this chapter and that is the shopping website of case study। शॉपिंग वेबसाइट्स के अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है कि शॉपिंग वेबसाइट अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करो, अमेजन की बात करो, तो क्या होता है, आप जाते हो वहाँ एक इंटरफेस होता है। जनरली हम अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेते हैं एज अ रजिस्टर्ड कस्टमर, क्योंकि आपने अगर कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो आपको अपना एक यूजर डिटेल डालना होता है। जब आप यूजर डिटेल डालते हो तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालते हो, डिलीवरी एड्रेस डालते हो, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो, सारे चीज डालते हो। फिर आपको क्या होता है, वहां पे एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाई देती है, उसमें से आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट को हर रेंज पे आप टेस्ट कर सकते हो, उसके ओवरव्यू को देख सकते हो, कस्टमर रिव्यू चेक कर सकते हो। देन प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसको आप कार्ट में ऐड कर सकते हो, आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो, या फिर आप और सारे प्रोडक्ट को भी कार्ट में ऐड कर सकते हो। तो जैसा कि आपके बुक पे देखो दिया गया है कि एक XYZ कंपनी है जो शॉपिंग वेबसाइट्स है जहां पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज देखते हैं, जो एक फैसिलिटी देती है कि एक यूजर कैन बुक द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन 24/7 एक्सेस, वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम द बुक्स, क्लॉथ, स्टेशनरी, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर में अवेलेबल है। कस्टमर इज गेटिंग द ऑप्शंस टू सेलेक्ट द आइटम, परचेज, पुटिंग देम इन शॉपिंग कार्ट। वेबसाइट ऑल्सो यू अलाउ द यूजर टू मेक द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट और परफॉर्मिंग कंपैरेटिव एनालिसिस। आप एनालाइज कर सकते हो, प्रोडक्ट का कंपेयर कर सकते हो, है ना। दे कैन चूज द डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस, कैश टू डिलीवर, कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जब पेमेंट हो जाएगा तो प्रोडक्ट उसके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। एक छोटा सा इंटरफेस ऐसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप लॉग इन करें, साइन इन करें। आपने अगर कोई ऑर्डर किया हुआ है तो ऑर्डर को आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट ऑफ द कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने अवेलेबल है, अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग कैटेगरी है जिससे आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। बुक्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, स्टेशनरी हो गए, ज्वेलरी हो गए, किचन अप्लायंसेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, टॉयज हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेफ्ट पैनल ऑफ द वेबसाइट शोज the different categories of product. In the center there are pictures of the sum of its product. Right panel shows details of the offer, links to contact, login and track order. जब आप शॉपिंग साइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कई तरह के एंटिटीज इन्वॉल्व होंगे। एंटिटीज का मतलब होता है वो सारा चीज जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन से रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द डेटाबेस फॉर क्रिएटिंग एंड शॉपिंग एप्लीकेशंस। We have identified below some of the entities। देखो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया गया है, जो आपके बुक के अंदर दिया गया है, फॉर ईच एंटिटी अ सेपरेट टेबल टू बी क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट SQL कमांड, ठीक है। प्राइमरी की इज आल्सो अंडरलाइन इन दिस केस। जैसे एक कैटेगरी बनेगा, एक टेबल आपके अंदर इसके अंदर रहेगी जिसका नाम होगा कैटेगरी। जनरली दिस इन कैटेगरी इज गोइंग टू कीप द कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल। अब इसके अंदर में कैटेगरी की आईडी, नेम ऑफ द कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन होगा। जब कैटेगरी टेबल्स के आप डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, मेटा मतलब इसके कंप्लीट डिटेल्स को देखते हो, तो आपको कैटेगरी टेबल में आपको एक कॉलम मिलेगा कैटेगरी आईडी, जिसका टाइप होगा इंटीजर, और ये एक प्राइमरी की हो, ये एक प्राइमरी की होगा जो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। हर कैटेगरी का, हर प्रोडक्ट का एक नाम होगा, उसको नेम ऑफ कैटेगरी कहेंगे। डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैटेगरी जो उसके डिटेल के बारे में हमें
बताएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल्स के अंदर में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है शॉपिंग के लिए उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट देखो, एक क्वेश्चन आता है जिसमें ना आपको बताया जाएगा कि हमने तो ये बता दिया, अब आप दूसरे टेबल का हमें डेटा टाइप बताओ, स्कीमा बताओ। तो दे आस्क यू द स्कीमा। Schema is just a layout of the table. It's giving the descriptions about the what types of the field, what are the fields are required for this table, what types of information you are going to store, what is the name of the columns, what is the data type of the column, what is the description of the column. तो ये information हमें उसमें देना होता है। It is sometimes known as the data dictionary, मतलब data about data. This is called data about data. तो जब भी आप कोई टेबल डिसाइड करेंगे और जब भी उसके अंदर में कॉलम डिसाइड करेंगे तो ऑल्सो हाईलाइट द प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए क्या करना होता है, कॉलम का नाम लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, उससे इंडिकेट हो जाएगा कि दिस इज द प्राइमरी की। तो प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट की आईडी, नेम, कैटेगरी आईडी, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ब्रांड, कलर, साइज, सेलर आईडी एंड डिस्क्रिप्शन, ये सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक दूसरी एंटिटी हो जाती है, तीसरी एंटिटी है यहाँ पे कस्टमर्स। क्योंकि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर ही बाय करेगा तो यू सपोज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर ऑल्सो, है ना, जब वो लॉग इन कर रहा है या जब वो ऑर्डर दे रहा है। It will store information about the customer ID, password, first name, last name, address, email ID and contact number. These are the data type. ID को इंटीजर रख लिया, बाकी सबको कैरेक्टर डाटा टाइप रख दिया एंड कॉन्टैक्ट नंबर को भी इंटीजर रखा जा रहा है। सेलर हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन योर साइट, जो एक सेलर है जो आपकी साइट पे प्रोडक्ट, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग। देखो ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो होता है ना, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे सेलर अपने प्रोडक्ट की सेल लिस्टिंग करता है और बायर वहां पे लिस्टिंग में से प्रोडक्ट को चूज करके शॉपिंग कार्ट पे डाल के बाई कर। तो सेलर के इंफॉर्मेशन में हमें सेलर का आईडी चाहिए, सेलर की रेटिंग चाहिए, है ना, क्या क्या प्रोडक्ट उसने डाला, आप ये भी इंफॉर्मेशन रख सकते हो। विश लिस्ट हो गया, अ टेबल विच स्टोर द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट कस्टमर विशेस टू बाई, है ना, फ्यूचर्स में जो बाई कर सकता है। तो इसमें कस्टमर की आईडी हो गई, प्रोडक्ट की आईडी हो गई, ये रखा जाएगा। जहां पे कस्टमर आईडी जो होगा हमारा और प्रोडक्ट आईडी, ये सारे फॉरेन की के तौर पे यूज हो रहे होंगे। और अगर आप यहाँ पे प्राइमरी की बनाना भी चाहते हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बन सकता है। ओके, ऑर्डर। अच्छा, जब आप मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हो तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की के नाम से भी हम उसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल के अंदर में वो सारे डिटेल्स होगा जो ऑर्डर से रिलेटेड होगा। अभी तक जितने ऑर्डर दिए गए हैं, जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे, फिर कस्टमर आईडी हो गई प्रोडक्ट आईडी। कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल से रिलेटेड होगा, ये हमारा फॉरेन की बनेगा, ये हमारा फॉरेन की हो जाएगा, ये हमारा प्राइमरी की होगा। शिपमेंट आईडी, इसमें शिपमेंट आईडी देंगे, ऑर्डर डेट और करंट स्टेटस कि अभी तक क्या है, ऑर्डर आपका अप्रूव्ड हो गया या नहीं है या पेंडिंग है। शिपमेंट्स के अंदर में शिपमेंट का डिटेल्स होगा कि डिस्पैचिंग के बारे में, प्रोडक्ट का डिस्पैच। इट विल स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक शिपमेंट आईडी डिटेल्स एंड शिपमेंट डेट। और यहीं से शिपमेंट आईडी हम यहाँ भी मेंशन करेंगे, वहीं से उठाएंगे वो शिपमेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट टेबल के अंदर में पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा कि क्या है और पेमेंट आईडी क्या हो गया, किस ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट किया गया, अमाउंट कितना है, किस डेट को पेमेंट किया गया और मोड ऑफ पेमेंट कस्टमर ने क्या चूज किया। नाउ यू कैन सी कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। बहुत सारे एंटिटीज हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। जैसे सेलर की अब बात करते हैं तो सेलर क्या है, प्रोडक्ट को कौन ऑफर कर रहा है, सेलर ऑफर कर रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करेगा। अब ये प्रोडक्ट जो है उसको शिपमेंट में जाए, ऑर्डर होगा, ये प्रोडक्ट का कोई ऑर्डर आएगा तो वो शिपमेंट के पास चला जाएगा। ऑर्डर को कौन, ऑर्डर किसी ने दिया तो किसने दिया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसका पेमेंट किया जाएगा। कस्टमर एक विश लिस्ट में अपने प्रोडक्ट को डाल सकता है। तो इस तरह से देखोगे, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट जो है वो विश लिस्ट में रखा जा रहा है। तो एनी हाउ द ऑल एंटिटीज आर इंटर रिलेटेड। स्वाभाविक इंटर रिलेटेड होगा क्योंकि ये किसी एक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। फंक्शनलिटी क्या है, लुक एट द हाउ शॉपिंग एप्लीकेशंस में बी यूज्ड एंड मैनेज द डाटा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं जो आज XYZ शॉपिंग से अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले कैटेगरीज होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाता है शॉपिंग के लिए XYZ में। फिर स्टोरिंग फाइनलाइज कैटेगरी इन कैटेगरी इन्फॉर्मेशन में होता है। अब कैटेगरी के अंदर में आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलेगा, आप इंसर्ट कैटेगरी का ऑप्शन देंगे, कैटेगरी क्लास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। कैटेगरी को डिलीट भी कर सकता है, कैटेगरी को मॉडिफाई कर सकता है, कैटेगरी को डिस्प्ले कर सकता है। तो इस तरह से आपको जावा की कोडिंग यहाँ पे लिखनी होगी जब आप शॉपिंग साइट्स बना रहे हैं। तो इंसर्ट कैटेगरी के थ्रू आप कैटेगरी इंसर्ट करने की फैसिलिटी देंगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी ऐड डिलीट करने की फैसिलिटी देंगे, मॉडिफाई करेंगे और कैटेगरी लिस्टिंग दिखाने।
नेक्स्ट होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं तो प्रोडक्ट डिटेल्स को भी तो इंसर्ट करना होगा, प्रोडक्ट के रिलेटेड भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इंसर्ट करना, प्रोडक्ट डिलीट करना, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। तो नॉर्मली देखो एक 3 तरह का काम है, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद सेलर के बारे में बात करें तो हम सेलर्स का भी डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे सेलर को डिटेल को इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट सेलर, डिलीट सेलर, मॉडिफाई सेलर एंड डिस्प्ले सेलर की कौन कौन सा सेलर अवेलेबल है, ठीक है। इन सब के लिए कॉमन सा क्लास, सेपरेट सा क्लास, पब्लिक क्लास सेलर बन रहा है और ये सारे पैकेज शॉपिंग एप्लीकेशंस के अंदर आपको दिखाई जा रहे हैं। उसके बाद जब कस्टमर आपके साइट्स पे विजिट करता है तो फिर कस्टमर का डिटेल्स होता है। तो कस्टमर के डिटेल्स को इंसर्ट करना, कस्टमर के डिटेल्स को डिस्प्ले करना, उसको मॉडिफाई करना, तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी इनपुट करने की। अब जैसे जो इंटरफेस होंगे, जो स्क्रीन डिजाइन होगा, सबसे पहले हमारा लॉगिन इंटरफेस आएगा जहां पे कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो साइन अप करेगा, एक न्यू कस्टमर है तो रजिस्टर्ड करेगा अपने आप। जब वो एग्जिस्टिंग कस्टमर तो सीधा लॉगिन करेगा और नया कस्टमर है तो साइन अप करेगा। साइन अप जब करेगा तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, इंटर पासवर्ड, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका कस्टमर टेबल्स के अंदर में फिर इंफॉर्मेशन जाएगा जहां पे हम कस्टमर के डिटेल को इंसर्ट करेंगे और कस्टमर के डिटेल को हम मॉडिफाई करने का काम करेंगे, ठीक है। व्हाइल ब्राउजिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट्स कस्टमर वे विश टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, तो वो बाय करेगा। जब बाय करना चाहेगा तो चाहेगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को विश लिस्ट में अचीव करे। तो फंक्शन इंसर्ट विश या विश लिस्ट इनवॉक होगा यहाँ पे, ठीक है। विश लिस्ट में आप इंसर्ट कर सकते हो, फर्दर आप डिलीट कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो, और चाहो तो आप उसको मॉडिफाई भी की फैसिलिटी भी दे सकते हो। अब कस्टमर ने विश लिस्ट में भी डाल दिया, ऑर्डर भी हो गया, तो अब बारी आती है परचेजिंग की। परचेजिंग जैसे कोई भी शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट आ गया तो आप उसको परचेज करोगे, बुक होगी, तो पेमेंट की बात आएगी। जब हम पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट इंसर्ट होगा, पेमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है। कस्टमर चूज द पे इन कैश डिलीवरी, तो एट्रीब्यूट पेमेंट डेट यहाँ पे सेट होगा, ओके। और डिलीवर जब हो जाएगा तो उससे पेमेंट ले लिया जाएगा, है ना। अब देखो ये कैसे फ्लो काम करेगा, इसका स्केलेटन क्लास क्या है। सबसे पहले आइटम शॉपिंग कार्ट में आ गया, बाय ऑप्शंस पे आया, फिर आप अपने डिटेल्स को प्रोवाइड कर रहे हो बाय लॉगिंग इनटू अकाउंट, फिर आप पेमेंट ऑप्शंस को चूज करोगे, कैश ऑन डिलीवरी, जो भी ऑप्शंस अगर है तो आप ऑप्शन लेके उसको कंप्लीट कर दोगे। अब सारा पेमेंट होने के बाद आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑर्डर टेबल में प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर का इंसर्ट होना, ऑर्डर का डिलीट होना, है ना, ऑर्डर को डिस्प्ले करना, यहाँ पे ऑर्डर आईडी के थ्रू हम इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ऑर्डर टेबल में क्या हो रहा है, ऑर्डर इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, शिपमेंट्स ऑर्डर हो गया, अब शिपमेंट की ओर चला जाएगा, यानी कि डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पे शिपमेंट डिटेल्स को इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर्स खत्म हो गया यहाँ पे। तो चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। देखो इंपॉर्टेंट है और काफी हल्का आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं PYQ सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपसे साथ डिस्कस करूंगा, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।